और डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रिवीजन एट ए ग्लांस, हमने टॉपिक का नाम लिखा है। ये पूरे मैग्नेटिज्म का एक रिवीजन क्लास है। इसको हमने दो सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक सेगमेंट पहला जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इस सेगमेंट में बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक निडल, ये पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इधर जेई में और मेडिकल, नीट और बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सबके लिए इसमें टॉपिक को ब्रीफ करते हुए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो प्रॉब्लम जेई में, नीट में और आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं उनको डिस्कशन करें। तो सबसे पहला हम लोग मैग्नेट के एक बेसिक प्रॉपर्टीज पे जाएं। तो पहला प्रॉपर्टी कहता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब मैग्नेट का वो पोर्शन जहां पे अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होता है, उस पार्ट को हम लोग पोल्स कहते हैं। तो यहां पर हमने ये पोल्स को रिप्रेजेंट किया है जहां पे अट्रैक्टिंग पावर्स मैक्सिमम होता है, जिसको डॉट येलो कलर से भी रिप्रेजेंट किया। यहां पर अट्रैक्टिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां पर पोल्स का फॉर्मेशन होगा। इसलिए हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। सपोज ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नेमिंग कर देते हैं। अब ये जो रीजन है यहां पर अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम, इसका मतलब जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम इसके नियर लाएंगे तो यहां पर इसका अट्रैक्टिंग पावर मैक्सिमम होगा, यहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। और ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा न्यूट्रल रीजन कहलाएगा। यहां पर किसी तरह का भी अट्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको न्यूट्रल रीजन कहेंगे। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन हमने एक एरो से या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, जो जियोग्राफिक साउथ और नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो लाइन मैग्नेट से पास कर रहा है, इसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं। और ये साउथ और नॉर्थ जो है, ये साउथ जियोग्राफिक साउथ ऑफ अर्थ और जो नॉर्थ है जियोग्राफिक नॉर्थ। तो इस कंडीशन में यहां पर जैसे ही आप मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन होता है। ये इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाता है। इसका मतलब मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इट अलाइंस along the direction of geographic south and north। तो थर्ड प्रॉपर्टीज पे आ जाए। थर्ड कहता है कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। यदि एक मैग्नेट को हम ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने के बाद जो पोल्स का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। इसका मतलब एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सपोज इस मैग्नेट को हमने नंबर ऑफ पीसेस में ब्रेक कर दिया, ये इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया। अब यहां पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हर एक पोर्शन मैग्नेटिक पोल्स जो पेयर के फॉर्म में होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये नॉर्थ साउथ, फिर इसी तरह से नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ, इस तरह से फॉर्म करेगा। कभी भी आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, पोल हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। तो थर्ड इसके प्रॉपर्टीज हो गए। फोर्थ प्रॉपर्टीज में आ जाए मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक एक्सिस जिधर मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलाइन है वो मैग्नेटिक एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डॉटेड लाइन है मैग्नेटिक एक्सिस है, और इस मैग्नेटिक एक्सिस से ये वर्टिकल प्लेन जो पास कर रहा है इसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। तो यहां पर ये वर्टिकल प्लेन जो हमने शो किया है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन,
और ये डॉटेड लाइन जो है वो मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे आ जाए कि मैग्नेटिक इंडक्शन, एक मैग्नेट के नियर आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दें तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि एक डाइपोल या मैग्नेट है, इसके नियर बाई आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया तो इस सब्सटेंस में एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी डेवलप कर जाएगा, ये भी एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। तो उस कंडीशन में ये सपोज साउथ नॉर्थ फॉर्म कर गया तो इस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, ये टेम्पररी मैग्नेटिज्म होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था, एक चार्ज को अनचार्ज बॉडी के नियर लाते थे तो अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज और उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाता था। वैसे ही एक मैग्नेट को नियर बाई अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के लाएंगे तो अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड, उसको हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टीज ये है। सिक्स प्रॉपर्टीज, यदि एक मैग्नेट है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है या दो मैग्नेट है, उनके बीच में यदि हमको टेस्ट करना है कि कौन मैग्नेटाइज है कौन अनमैग्नेटाइज है तो उस कंडीशन में रिपल्सन उसका स्योरेस्ट टेस्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे एक सपोज ए सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज है और दूसरा बी सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज है, यदि आप मैग्नेटाइज सब्सटेंस के नियर एक अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस इस फॉर्म में लाओगे तो ये तो हमने आपको बता रखा है कि ये न्यूट्रल रीजन होता है, ये पोल्स होते हैं, तो यहां पर तो ये अट्रैक्शन को शो करेगा। फिर जैसे मान लिया कि आपने यहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस लाया तो भी अट्रैक्शन को शो करेगा, तो ये टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए बेस्ट है कि यदि हम दोनों आइडेंटिकल पोल्स को नियर बाई रख दे तो इस कंडीशन में ये नॉर्थ नॉर्थ का रिपल्सन हुआ तो यहां पर ये श्योर हो गया कि नॉर्थ नॉर्थ के बीच रिपल्सन है, या आप साउथ साउथ के बीच रिपल्सन देखेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसका मतलब है कि ये रिपल्सन का एक ही टेस्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये हम लोगों ने 6 प्रॉपर्टी को देखा जो मैग्नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब आ जाए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हम लोगों ने पढ़ रखा, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट पोल्स होते हैं और उनके बीच पोल्स के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो यहां पर हमने ये दिखाया है नॉर्थ साउथ, और यहां पर 2L इज द इफेक्टिव लेंथ, 2L इफेक्टिव लेंथ जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स। और दोनों एंड के बीच के डिस्टेंस को हम लोगों ने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया, इट इज कॉल्ड जियोमेट्रिक लेंथ। अब यहां पर 2L और L इनका रेशियो आप फाइंड करेंगे। हमने लिख दिया 5/6 मींस 0.8 के आसपास होता है। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द जियोमेट्रिक लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ टू द जियोमेट्रिक लेंथ या 2L डिवाइडेड बाय L, इसका वैल्यू फॉर आइडियल कंडीशन 0.8 होता है। तो जब भी हम लोग लेंथ लिखेंगे 2L तो वो पोल से मेजर करेंगे और L लिखेंगे तो वो एंड पॉइंट से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे। इसी तरह से मान लो मैग्नेट का यू शेप हो जाए, इस तरह का यू शेप हो जाए तो इफेक्टिव लेंथ हमारा साउथ से नॉर्थ के बीच का होगा जो कि डायमीटर या पूरे
इसको सर्कल कंप्लीट कर ले या इफेक्टिव डायमीटर कह दे तो ये 2r इफेक्टिव लेंथ। इसका मतलब जब भी हम लोग इसका मैग्नेटिक लेंथ लेंगे तो 2r लेंगे और ज्योमेट्रिक लेंथ लेंगे तो पाई r हो जाएगा। तो ये हमारा बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के प्रॉपर्टीज से ऑब्वियसली हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अभी जस्ट कि सस्पेंड कर दे फ्रीली तो ये नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी जस्ट हमने आपको बताया कि एक मैग्नेट को ब्रेक करेंगे तो वो हमेशा पोल्स के फॉर्म में ही, मतलब मैग्नेटिक पोल्स जब भी बनेंगे तो नॉर्थ साउथ के साथ पेयर के फॉर्म में रहेंगे। मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये अट्रैक्ट करता है। अब आ जाए हम लोग यहां पर पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पोल स्ट्रेंथ जब भी हम लोग लिखते हैं, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो किसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ और क्या इसका सिंबल होगा, क्या यूनिट होगा, इसको हम लोग एक बार ब्रीफली देख ले। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, इसलिए इसका पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज भी कहलाता है, जहां से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होते हैं और जहां टर्मिनेट होते हैं उसको हम लोग साउथ पोल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके पोल स्ट्रेंथ को -m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके यूनिट, पोल स्ट्रेंथ के यूनिट एम्पियर मीटर होते हैं या न्यूटन पर टेस्ला। अब न्यूटन पर टेस्ला ये भी जानना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है। तो जैसे हम लोग टॉर्क को पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक से पढ़ा था P sin थीटा, तो यहां पर PE की जगह पर P डाइपोल मोमेंट था वहां, यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू, हम लोग आगे पढ़ेंगे आज की ही क्लास में, MB sin थीटा। तो डायमेंशन में sin थीटा का डायमेंशन नहीं होता, तो यूनिट भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, यहां पर ले रहे। टॉर्क को हम लोग लिखते हैं न्यूटन मीटर लिख दिया, और मैग्नेटिक मोमेंट है तो यहां पर ये पोल स्ट्रेंथ या इसको हम लोग 2L लिख दिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला है, मीटर मीटर कट जाएगा। तो यहां पर हमको पोल स्ट्रेंथ का, हम लोगों को यूनिट फाइंड करना है। तो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट के लिए जस्ट ए मिनट, तो टॉर्क इज इक्वल टू सिंपली MB यूज कर ले हैं, और यहां पे टॉर्क M इंटू 2L है। मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला से रिप्रेजेंट किया, टॉर्क हम लोग न्यूटन मीटर लिख देते हैं, पोल स्ट्रेंथ 2L को मीटर लिख दिया। पोल स्ट्रेंथ को मैं स्मॉल m से लिख रहे, ये मीटर है, यहां पर कंप्लीटली लिख देते हैं, और ये टेस्ला है, तो यहां से मीटर और ये मीटर कट जाएगा। तो पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू न्यूटन पर टेस्ला, वही हमने लिखा है यहां पर। अब डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशन यहां पर न्यूटन फोर्स का यूनिट है, तो आप MLT-2 लिखेंगे। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको याद है, नहीं याद है तो आप सिंपली F इज इक्वल टू BQV से ये कर ले, तो F इज बाई QV हो जाएगा, ये आ जाएगा MLT-2, और यहां पर ये एम्पियर टाइम हो गया, और वेलोसिटी LT-1 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए आपका L और L कैंसिल हो गया, T और T कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा MT-1 A-1। तो यहां पर ये आप पुट कर दे, MT-2 A-1 हो गया, M और M कट जाएगा, T-2 कट गया, तो L बाई A जिसको हम लोग LA लिखेंगे, तो डायमेंशन LA हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी, पोल स्ट्रेंथ हमने लिखा नॉर्थ साउथ से रिप्रेजेंट किया, जो पॉजिटिव साउथ के लिए नेगेटिव M, नॉर्थ के लिए पॉजिटिव M, ये लिखा। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हमने लिख दिया एम्पियर मीटर या न्यूटन पर टेस्ला। डायमेंशन आपको बताया। पोल स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल,
यदि मान लो कि कोई मैग्नेट लिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर है, तो पोल स्ट्रेंथ भी उसका लार्जर होगा। तो एरिया पर भी डिपेंड करेगा। तो ये हम लोगों ने पोल स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। अब आ जाए हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पोल स्ट्रेंथ के बाद यहां पर देखिए हमने लिख दिया कि एरिया यदि लार्जर है तो पोल स्ट्रेंथ भी लार्जर होगा, एरिया स्मॉलर है तो पोल स्ट्रेंथ भी स्मॉलर या लेसर हो जाएगा। अब आ जाए मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ और डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। तो यहां पर हमने मेंशन भी किया हुआ है। तो यहां पर जब भी रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि आप ड्रॉ करते हो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होता है। इसलिए हम लोग पोल स्ट्रेंथ जब इसको लिखा प्लस एम से और इसको माइनस एम से, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन माइनस एम टू प्लस एम, साउथ टू नॉर्थ होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट एग्जिस्ट करता है उसी के डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट। फिर वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोगों ने लिखा पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर और ये मीटर हो गया, इट बिकम्स एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यूनिट लिखा न्यूटन मीटर पर टेस्ला। ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जस्ट अभी आपको बताया टॉर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशन अभी जस्ट बताया पोल स्ट्रेंथ, तो एल और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स का और ये वेक्टर क्वांटिटी हमने अभी बताया साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है वो रिप्रेजेंट हुआ। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने मैग्नेटिक्स में पढ़ा कि इनवर्ड होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक, ये भी यूनिफॉर्म होगा। दूसरा आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। अब नेक्स्ट आ जाए मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व है और ये इमेजिनरी कर्व हमेशा नॉर्थ से ऑरिजिनेट होगा, साउथ पे टर्मिनेट करेगा। और हमने बताया कि डाइपोल के इनसाइड द मैग्नेट जब भी आप फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इनसाइड द मैग्नेट ये ड्रॉ करेंगे आप, नॉर्थ से साउथ की तरफ है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये प्रॉपर्टीज, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज पढ़ा, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। ये आप देखो यहां से ये लूप बना और ये कंप्लीट किया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप को फॉर्म करेगा। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा वैसे यहां भी पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब आ जाए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए सरफेस, जिसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। एसआई सिस्टम में, सीजीएस में मैक्सवेल, और 1 वेबर 10⁸ मैक्सवेल। अब यहां पर जैसे आपसे पूछा जाए ये रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे ये रिजल्ट आ गया, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है। अब जैसे आपने एमकेएस में लिख दिया वेबर, तो मैग्नेटिक फील्ड आप टेस्ला में लिखेंगे, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया। अब टेस्ला को क्या लिखते हैं भाई, 10⁴ गॉस लिख देते हैं। मीटर क्या लिखते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर, होल स्क्वायर हो गया।
it becomes 10 to the power 8 Gauss centimeter square, and Gauss centimeter square it becomes Maxwell. इसलिए 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल। क्लियर? ओके, आगे हम लोग बढ़े। अब यहां पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में किसी मैग्नेट को आपने प्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें इंट्रोड्यूस हो गए, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप प्लेस कर दे, तो वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस सब्सटेंस के अंदर इंड्यूस हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट आ जाए करंट लूप। एक करंट कैरिंग लूप या सोलेनोइड एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है। तो जैसे ये मान लो कि डायरेक्शन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, और एक ऑब्जर्वर है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहां जो ऑब्जर्वर इसके टुवर्ड्स है, जहां पर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो है, तो वो नॉर्थ पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और अदर एंड साउथ पोलैरिटी। तो यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इनटू एरिया। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। यहां पर वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा है। अब इस चीज को थोड़ा रिकैप कर ले। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ बन जाएंगे। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो इसको भी हम लोग लूप को कंप्लीट करें, तो ये साउथ पोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब भी ये करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेव करता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया हो जाएगा, और वेक्टर फॉर्म में है तो इसके ऊपर आप वेक्टर लगा देंगे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स यदि n है तो n से मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख देंगे NIA, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया। यहां भी इसका यूनिट आप देख लीजिए क्या बना, ये एम्पियर बन गया, और एरिया मीटर स्क्वायर, इसलिए डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर यूज कर लेंगे। तो करंट लूप। अब आ जाए हम लोग, जैसे दो मैग्नेट आपको प्लेस करके हमने ऐसा फिगर में ड्रॉ कर रखा। अब इसका हमको इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए मान लो पोल्स नहीं दे रखे हैं, इसलिए हमने यहां पर नॉर्थ साउथ पोल्स नहीं। आप इमेजिन कर लीजिए कि एक एंड साउथ है, दूसरा एंड नॉर्थ है। तो सपोज हम साउथ इधर ही ले लेते, नॉर्थ इधर ले लेते, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया पहला मैग्नेट का। यहां पर हम नॉर्थ ले लेते हैं, यहां साउथ ले लेते हैं, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट ये हो गया। अब दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है, इसको हम m एज्यूम कर लें, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर हो गया। इट बिकम्स 2m स्क्वायर, इट बिकम्स रूट 2m हो जाएगा। इसलिए इसका वैल्यू रूट 2m, और यहां पर रूट 2m स्मॉल पोल स्ट्रेंथ हो गया, और ये लेंथ l दे रखा जो मैग्नेटिक लेंथ है, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट हो गया या मैग्नेटिक मोमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसा है। इस तरह का मैग्नेट बन जाएगा, इस तरह इस शेप में दे रखा। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको फाइंड करना है। तो यहां भी रैंडमली आप कहीं से भी एज्यूम कर लो। सपोज आप ऐसे साउथ नॉर्थ बना लो, यहां साउथ बना लो, यहां नॉर्थ बना लो, यहां पर साउथ बना लो, यहां नॉर्थ बना लो। तो यहां ये पहला वाला जो मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1, दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट m2,
तीसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट m3। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाले तो वेक्टर लॉ से हम ये तो सीख चुके हैं कि वेक्टर को हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मान लो एक कॉमन पॉइंट मान ले, ये पॉइंट, तो इसके नियर आप देखिए m2 ऐसे है, m3 इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। डायरेक्शन जब सुपर इंपोज करेंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। और m1 ऐसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो यहां पर इन दोनों के बीच का वैल्यू 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट यदि इसके अलोंग हो जाए और दोनों का स्ट्रेंथ सेम हो जाए तो नेट जीरो, या माइनस साइन आ जाए तो ऐड हो जाएगा। चेक करके देखते क्या आता है। तो ये M23 का रिजल्टेंट निकाल लेते, M23 लिख देते ऐसे, M23, तो M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर हो गया 2M2 M3 cos 120। अब सबके मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, तो ये M हो गया, ये M हो गया, ये 2M स्क्वायर हो गया cos 120 -1/2, 2 और 2 कैंसिल है। अब ये -m स्क्वायर एक m स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट विल बी M। तो इसका रिजल्टेंट M23 का वैल्यू M आ गया। अब सारे डाइपोल आइडेंटिकल है, मैग्नेट आइडेंटिकल है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट M, दोनों एंटी पैरेलल, देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, इसलिए इसका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ऐसे ही मान लो आप एक क्वेश्चन और फॉर्म कर रहे हो कि एक डाइपोल ले लिया, दूसरा डाइपोल ले लिया, तीसरा डाइपोल ले लिया सीक्वेंस में, और आपने एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया। यहां पर ये साउथ पोल कर दिया, यहां नॉर्थ हो गया, दूसरे वाले का ये साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इसी तरह से सीक्वेंस में साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया, इसका भी सीक्वेंस ऐसे साउथ नॉर्थ। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये पूरा एक क्लोज लूप बना देगा, इसका भी इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम था, इसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म ऑलरेडी जानते हैं कि दो पोल्स है, एक M1 और M2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो यहां पर पोल स्ट्रेंथ को हमने M1 और M2 से रिप्रेजेंट किया और डिस्टेंस को R से। तो आप कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं फोर्स ऑफ attraction or repulsion between the two poles directly proportional to product of pole strength and inversely proportional to square of the distance। तो यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻⁷। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर इन दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है वो डिस्टेंस R है। तो यहां पर जब फोर्स का वैल्यू हम लोगों ने लिखा है तो फोर्स क्या लिखा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट हो गया और ये डिस्टेंस R हो गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये M1 M2 बाई R स्क्वायर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर बिकम्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो ये R बाई R हो जाएगा। देन फोर्स बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है, और इसका वैल्यू वेक्टर अपॉन R हो जाएगा, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 M2 डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटू R वेक्टर। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब आ जाए इसी के बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल का अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग एक डाइपोल है, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट P जिसका डिस्टेंस हमने सेंटर ऑफ द डाइपोल से D लिया। ये ऑलरेडी हमारा हाफ ऑफ द डाइपोल, तो L, ये भी हाफ ऑफ द डाइपोल L। तो यहां से इसका डिस्टेंस देख लीजिए क्या बन जाएगा। अब सबसे पहला ये पार्ट आप दिमाग में बिठा ले कि साउथ पर हमारा
डायरेक्शन जो हमने लिखा है यहां पर साउथ पर हमारा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ होता है, तो ये -m हो गया। और जहां फील्ड निकाल रहे हैं वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ रखे तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, इसलिए साउथ का डायरेक्शन ये हो गया। नॉर्थ पर पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ हो गया और यहां पर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल ये हो जाएगा। ये डिस्टेंस हमारा L है, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का डिस्टेंस D+L हो जाएगा और यहां से यहां तक का वैल्यू D-L हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू निकाल लें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ μ0/4πm/d² होता है, तो P से लेकर के N का डिस्टेंस है हमारा D-L का होल स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल μ0/4π और ये आ जाएगा m/d+L का होल स्क्वायर। दोनों को आप देखें, इसके डिनोमिनेटर में D-L है तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी लेसर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ ड्यू टू साउथ ये है। तो μ0/4π और ये m/d-L का होल स्क्वायर हो गया, μ0/4π m/d+L का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें से जो कॉमन है वो आप ले ले, तो यहां पर μ0/4π m को हमने कॉमन कर लिया, तो यहां इनका एलसीएम हो जाएगा d² - L² का होल स्क्वायर, ये d+L का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये d-L का होल स्क्वायर μ0/4π m। अब नोमिनेटर में ये सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, ये 2dl हो गया -d² - L² प्लस 2dl डिवाइडेड बाई d² - L² का होल स्क्वायर हो गया। d² L² कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास μ0/4π m × 4dl बचा डिवाइडेड बाई d² - L² होल स्क्वायर। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, तो m × 2l इसमें अलग कर दें तो फाइनली ये आ जाएगा 2md डिवाइडेड बाई d² - L² का होल स्क्वायर। अब आइडियल कंडीशन आप ले लेंगे, तो हम इधर लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं इस रिजल्ट को कि d मच लार्जर देन l, तो l को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब l नेग्लेक्ट होगा तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बताएंगे, L² टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहां पर ये d4 एक d से कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड μ0/4π 2m/d³ हो जाएगा। ये चूंकि रिवीजन क्लास है इसलिए क्विक हम आपको बता रहे, इस तरह से हम लोग डेराइव करते हैं। तो यहां पर रिजल्ट ये हमारा आ गया। अब इस रिजल्ट को हम लोग चेक कर ले, हमारे स्क्रीन पर क्या रिजल्ट दे रहा है। यह d-L था, d+L था, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया। इसमें हमने कंडीशन देखी, क्या लिख दिया, L मच स्मॉलर दैन d मतलब मैग्नेटिक लेंथ। आइडियल कंडीशन में, जो इसको हम लोग आइडियल डाइपोल कहते हैं, उस कंडीशन में L स्मॉलर देन d, तो फाइनली L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो 2m/d³। अब यहां एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके मेमोरी में रहना चाहिए क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन ये है। इसलिए यदि इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में क्या रिजल्ट आएगा, तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन μ0/4π ये तो आ गया और ये 2m/d³ आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग दोनों के डायरेक्शन को सेम लिखेंगे और पॉजिटिव। इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द सिचुएशन इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट, तो कंडीशन आप लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट along the axis of the dipole। किसी पॉइंट पर एक्सियल लाइन पे निकालते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलिए
आगे बढ़े तो ये हम लोगों ने एक्सियल लाइन का देखा। अब इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सपोज ये पॉइंट पी है, तो यहां हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट पी पर हम लोग एक यूनिट पोल स्ट्रेंथ डाल देते हैं। साउथ पर हमारा नेगेटिव होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ हो गया। इस पर पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव है तो ड्यू टू नॉर्थ हमारा ये डायरेक्शन हो गया, बी ड्यू टू नॉर्थ। अब यहां पर ये चेक करके हमको देखना पड़ेगा कि क्या बी एन और बी एस का वैल्यू इक्वल है या अनइक्वल। यदि इक्वल होगा तो इक्वल एंगल पर बाइसेक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम। अब डिस्टेंस कौन सा हो गया, ये, तो यहां से यहां तक का एल है डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डी है तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गए। ड्यू टू साउथ पोल निकाले तो भी इसका वैल्यू यही आना चाहिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी थीटा ये भी थीटा। तो बी एन के एक कंपोनेंट बन जाएंगे बी एन कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट बन जाएगा बी एन साइन थीटा। फिर बी एस के कंपोनेंट इधर बन जाएंगे बी एस कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट बन जाएगा बी एस साइन थीटा। दोनों वैल्यू सेम है इसलिए बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो भी बन जाएगा वो बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा का सम, और दोनों वैल्यू सेम है इसलिए 2bn cos थीटा हो जाएंगे। bn का वैल्यू डाल देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आ गया m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब cos थीटा का वैल्यू चाहिए, ये थीटा है हमारा तो ये भी थीटा होगा। अब थीटा cos थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब l हो गया, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो गया डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अब यहां देख लीजिए m इंटू 12 डाइपोल मोमेंट बन जाएंगे, तो ये बन गया m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहां भी कंडीशन आप ले ले, d मच लार्जर देन l आइडियल कंडीशन में, या आइडियल डाइपोल के केस में तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो L को नेग्लेक्ट कर देंगे तो D पर पावर 3/2, डी स्क्वायर पर पावर 3/2, इट बिकम्स डी क्यूब। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई डी क्यूब। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कलर हम चेंज कर रहे हैं, कलर से आप समझ सकते हैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन एंटी पैरेलल, इसलिए इस कंडीशन में यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई ये माइनस एम हो जाएगा एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। इस चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल रखेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने रिजल्ट फाइंड किया, और इसको हम लोग एक बार ब्रीफ कर ले, देख लीजिए साउथ ड्यू टू नॉर्थ, फिर इसी तरह से इक्वली बाइसेक्ट किया, कंपोनेंट बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल किए, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया डी स्मॉलर या डी मच लार्जर देन एल और एल स्मॉलर देन डी, तो ये कंडीशन फाइनली आ गया, और इसका रिजल्ट हमने यहां पर लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन अलोंग द एक्सिस, जो भी होगा डाइपोल मोमेंट वेक्टर के अलोंग होगा, और परपेंडिकुलर के केस में अपोजिट होगा। अब एट एनी पॉइंट यदि हमको मान लो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना हो, सपोज पी पॉइंट पर ये डाइपोल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर, आर ये डिस्टेंस हो गया जो सेंटर ऑफ द डाइपोल से हम लोग यूज करते हैं, इसको हमने यहां पे आर लिखा है। तब इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू याद रखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यू अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप यदि इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, मान लो एक्सियल लाइन का डेरिवेशन भूल गए,
तो थीटा 0 डिग्री डाल दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहां पर ये m बाई आर क्यूब बना, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4 का रूट 2। तो एक्सियल लाइन के लिए भी पता चल गया। मान लो इक्वेटोरियल का निकालना है, थीटा 90 डिग्री पुट कर दो तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या बचा m बाई आर क्यूब। अब ये रूट में क्या बचा 1 प्लस कॉस 90 0, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब बचेगा। इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं। अब यहां पर इक्वेटोरियल का वैल्यू मिल गया, ये एक्सियल का वैल्यू मिल गया। अब दोनों में रिजल्ट भी आप देखिए क्या हो गया, बी एक्सियल और बी इक्वेटोरियल का रेशियो क्या आ गया 2:1। ये भी याद रखेंगे। तो ये हम लोगों ने डेरिवेशन कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहां पर देखें क्वेश्चन हमारा कैसा आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यदि इस फॉर्म में आ जाए, पहला क्वेश्चन क्या है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में। एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस आपको डेराइव करना है। दूसरा क्वेश्चन देखे ऐसे ही, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, तो अभी जस्ट आपको बताया वो निकाल देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये वैल्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट को m से रिप्रेजेंट किया, ठीक। एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब मिड पॉइंट से। अब कहां फाइंड करना है, अलोंग द एक्सिस। क्या फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, डायरेक्टली 2m बाई डी क्यूब, ये 10 टू द पावर -7, 2m का वैल्यू 0.48 और d का वैल्यू 0.1, मतलब 10 इंटू 10 पावर -2 का होल क्यूब हो गया। तो ऊपर क्या आ गया 0.96, नीचे क्या आ गया भाई, ये 10 टू द पावर -1 तो 10 टू द पावर -3, और ये 10 टू द पावर -7, 10 पावर -3, 10 पावर -3 कैंसिल, तो 0.96 इंटू 10 पावर -4, और 10 पावर -4 को हम लोग गॉस के फॉर्म में लिख देंगे, तो 0.96 गॉस हो गया। यही हमारा आंसर है। डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ ऑलरेडी। अब यहां पर सेकेंड कंडीशन क्या पूछ रहा है, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन डायरेक्टली निकाल लेंगे, बी इक्वेटोरियल, एक्सियल का हाफ, तो एक्सियल बी एक्सियल, अभी जस्ट आपको बताया बी एक्सियल का हाफ हो गया। बी एक्सियल आपके पास 0.96 डिवाइड बाई 2, इट बिकम 0.48 गॉस। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ से नॉर्थ की तरफ। एक्सप्रेशन आपको याद हो तो इजीली क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, इसको दो इक्वल पार्ट में हमने ब्रेक किया। अब कहता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, और एक को देखिए कैसे रखा है, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, B इज एक्जेक्टली ओवर A। इसका मतलब ये ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A B है, आपने इसको कट किया, मान लो आपने A से B तक इसका इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट देखा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि दो पार्ट जो आपने ब्रेक किया इसको ऐसे रखेंगे, मतलब A यहां हो जाएगा, B यहां हो जाएगा। जब ये दो पार्ट बन रहा है तो A वाले का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, और जो B पार्ट ऐसे बन रहा है इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे होगा। तो यहां पर A से मैग्नेटिक मोमेंट ऑरिजिनेट हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इसका M हो गया, और B वाले पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया, क्योंकि B एंड लेफ्ट साइड है। अब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0।
लेकिन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m नहीं होगा, वो हम लोग m डैश लिख दे रहे हैं। अब m डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर ये टोटल लेंथ l है। इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट, इनिशियल पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ l। अब इसका जब आपने कट किया तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगा, लेंथ हाफ हो जाएगा, m और m कैंसिल हो गए, तो m डैश, या इससे हम l का वैल्यू जो निकालेंगे इसको l डैश कह दे तो l डैश बिकम्स 2l। तो मैग्नेटिक मोमेंट m डैश, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2l, नया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया पोल स्ट्रेंथ इंटू l डैश, तो लेंथ आपका हाफ हो गया, तो लेंथ हाफ हो गया तो ml/2, ये इनिशियल है तो m/2, इसलिए हर का मैग्नेटिक मोमेंट m/2 हो जाएगा, तो यहां भी m/2 और रिजल्टेंट 0। यदि एंड को रख देता, ए और ए सिमिलर हो जाते रख करके, तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाता, तब m/4 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए मैग्नेटिक मोमेंट 2 इक्वल पार्ट्स में कट किया परपेंडिकुलरली, और दोनों पार्ट को हमने परपेंडिकुलरली रख दिया। तो जस्ट अभी आपको बताया एक का मैग्नेटिक मोमेंट m/2, मान लो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है तो ये m/2, और दूसरे वाले को रखा इसका मैग्नेटिक मोमेंट m/2, तो दोनों क्या हो गए परपेंडिकुलरली, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m/2 का होल स्क्वायर प्लस m/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये m²/4 प्लस m²/4, तो फाइनली ये 2m²/4 हो गया, तो ये m²/2 हो गया, और रिजल्टेंट जब आप निकालेंगे तो इट बिकम्स √m²/2, फाइनली m/√2, यही हमारा आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यदि आपको एक्सप्रेशन याद हो। अब यहां पर देख लीजिए, कहता है कि दो मैग्नेट है, सेम लेंथ है और पोल स्ट्रेंथ है। जैसे ये देखिए मैग्नेट दे रखा, क्या दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा? नहीं होगा। कारण क्या है? इसका इफेक्टिव लेंथ, यहां जब होल क्रिएट कर देंगे तो इसका इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगा, इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब कहता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 मैग्नेट के दे रखे हैं A2 A3 6 से, तो हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या पोल स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो उस कंडीशन है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एरिया के डायरेक्टली है, इसलिए रेशियो निकाल लेंगे A/2 A/6 से, मतलब 1:2:6। नेक्स्ट आ जाए, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ दोनों पोल स्ट्रेंथ इक्वल होते हैं, तो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ फॉर नॉर्थ पोल, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ फॉर साउथ पोल, दोनों का रेशियो 1:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, ऐसे भी हम जानते हैं कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि वो इंटरसेक्ट भी करते हैं तो दो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर कहता मैग्नेटिक निडल विल अलाइन इन 2 डायरेक्शंस पीरियोडिकली, नो, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 डिफरेंट डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाए, अब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है। अब ये कहता है कि इसको रिप्लेस करके एक सोलेनॉइड हमने फॉर्म कर दिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, सेम मैग्नेटिक मोमेंट है, तो करंट कितना फ्लो करेगा। तो सबसे पहले वो जब सोलेनॉइड फॉर्म किया, तो सोलेनॉइड जब मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा
तो नंबर ऑफ टन्स उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लें 1000। अब यहां पर करंट हमको फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका दे रखा, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट 0.40। करंट हमको फाइंड करना है, एरिया का वैल्यू आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁴। आप करंट निकालेंगे तो ऑब्वियसली ये 2 और 2 यहां पर आ जाएगा, तो फाइनली ये 2 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन अब खत्म हो गए, स्क्रीन पे अब टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो टॉर्क कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, सबसे पहले एक हम लोग डाइपोल लेते हैं, डाइपोल को इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो देखते हैं फोर्स कितना लग रहा है। तो जैसे ही हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में डाइपोल को प्लेस किया, तो डाइपोल का ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो m × b along द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, साउथ पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दोनों का सम करेंगे तो फोर्स विल बी 0। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो यही हमने लिखा, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड mb एक्ट अपोजिट, यहां पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, ड्यू टू नॉर्थ पोल ये डायरेक्शन है और ड्यू टू साउथ पोल ये डायरेक्शन है। इसका मतलब टोटल फोर्स आप जब निकालेंगे तो फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल प्लस फोर्स ड्यू टू साउथ पोल, ये -mb हो गया, ये हमारा +mb, और दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाएगा। देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा और उस टर्निंग इफेक्ट से हम लोग टॉर्क फाइंड करेंगे। तो ये टर्निंग इफेक्ट से टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे। पहले तो mb और ये -mb एक्ट कर रहा है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो वैल्यू कैसे निकाले, तो ये हमारा 2l है, ये मैग्नेटिक लेंथ हमारा 2l है, ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 2l sin थीटा। और टॉर्क का मतलब होता है इधर फोर्स, तो फोर्स क्या हो गए, फोर्स ड्यू टू नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा nk है, तो ये m × b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2l sin थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर m × 2l और ये b sin थीटा हो गया, ये बन जाएगा mb sin थीटा, और ये टॉर्क इज इक्वल टू m × b। इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन, और इससे आप ये भी फाइंड कर सकते हैं थीटा का वैल्यू। आप अलग अलग कंडीशन में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, तो ये mb हो गया। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए और 180 डिग्री हो जाए तो sin 0 डिग्री और sin 180 0, तो फाइनली टॉर्क विल बी 0। ये कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन एक बार हम लोग चेक कर लें, mb × 2l sin थीटा, mb sin थीटा, m × p। और टॉर्क का डायरेक्शन अभी क्या कहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग m एंड p। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल का मतलब क्या है, इट इज द एनर्जी, या कह सकते सिंपली it is the amount of work done in rotating the dipole from its initial position to the some standard position। तो इनिशियल क्या होगा, 0 पोटेंशियल एनर्जी से स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग यही डाइपोल को प्लेस किए, सपोज इसका ओरिएंटेशन थीटा हो, डी थीटा मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है,
कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन एम बी साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन का लिमिट θ1 से θ2, तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा एम बी, और ये माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। अब माइनस साइन को रिमूव करना चाहें तो लोअर लिमिट को पहले डाल दें, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये अमाउंट ऑफ वर्क हो गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो θ1 जीरो एनर्जी पोजीशन मींस θ1 90 डिग्री and θ2 is equal to theta, then this amount of work is stored as potential energy, तो ये mb हो जाएगा, और cos θ1 की जगह पर cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा मान लेंगे, तो इट बिकम्स माइनस mb cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया माइनस mb cos थीटा, जिसको कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते माइनस m डॉट बी। अब थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री ले ले, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल पोजीशन। इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस एम बी, स्टेबल कंडीशन में माइनस एम बी। थीटा का वैल्यू हम लोग 180 डिग्री डाल दे तो अनस्टेबल कंडीशन b इज एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये -1 माइनस माइनस +1, तो ये mb आ गया। यदि आपको क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, तो आप ऐसे भी निकाल सकते, अनस्टेबल को फाइनल लिख दे माइनस स्टेबल, अनस्टेबल क्या है आपके पास mb, और ये माइनस mb, देन इट बिकम्स 2mb। इतने तरीके से आप इसको, जितने तरीके से फॉर्मूला जो भी आप डिराइव करते हो उसको यूज करते जाओ, तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक बार हम लोग गो थ्रू हो जाए, तो यही हम लोगों ने निकाला, टॉर्क mb साइन थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डी थीटा, mb साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट किया, और फाइनली mb cos θ1 माइनस cos θ2, और हमने लिखा कि पहला कंडीशन क्या लिया 90 डिग्री θ1 और θ2 को थीटा जो सब स्टैंडर्ड पोजीशन है उससे हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखा। अब फाइनली देख ले टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल। जैसे एक मैग्नेटिक निडल है, ये निडल मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये डाइपोल मोमेंट ये हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो टॉर्क ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा माइनस mb साइन थीटा। माइनस क्यों लिखा, इट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। जब डाइपोल को या निडल को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो रीस्टोरिंग टॉर्क को हम लोग लिखते हैं माइनस के फॉर्म में, और यही टॉर्क आई अल्फा के बराबर, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। तो इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉलर है इसलिए साइन थीटा को थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। अल्फा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है माइनस mb बाई आई थीटा, और इसको हम लोग अल्फा को या एक स्टेप और लिख लें। यदि आपसे कहता कि SHM का इक्वेशन आप लिखे, तो यहां पर हम लोग इस स्टेप को अल्फा को लिख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस mb बाई आई इंटू थीटा, देन डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज कंपेयर्ड विद दिस स्टैंडर्ड एंगुलर SHM। एंगुलर SHM से आप इसको कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb बाई आई, देन ओमेगा इज इक्वल टू रूट mb बाई आई, और ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी विच इज इक्वल टू रूट mb बाई आई, देन टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर रूट आई बाई mb हो जाएगा। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक निडल और मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर?
और हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखेंगे। अब इसको हम लोग जो टाइम पीरियड हम लोग फाइंड करते हैं वो देखिए, ये एक डिवाइस है जिसको हम लोग वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कहते हैं। इसी के अंदर यहां पर ये एक मैग्नेटिक डाइपोल का ऑसिलेशन होता है जिसका टाइम पीरियड का वैल्यू ये होता है। अब यहां इसका यूज हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेट का कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी है, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने से मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई बी टी स्क्वायर। अब यहां यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को यदि आप डिफरेंट पॉइंट पर कंपेयर करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से आप देखिए, यहां पे आपको एक्सप्रेशन ये जो मिला है, इस एक्सप्रेशन से मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के बीच प्रोडक्ट है, इसलिए इनवर्सली रिलेटेड है। इसलिए हम यहां पर इसको बी टी स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, तो b1 बाई बी टू टी टू स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है जब भी कंपैरिजन पूछा जाएगा। थर्ड इसी तरह से आ जाए, थर्ड पार्ट है यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करेंगे। तो अभी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कंपेयर करेंगे, टाइम पीरियड और मैग्नेटिक मोमेंट में क्या रिजल्ट है। तो अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, इसका मतलब टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम या टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट यदि हम m1 लिखेंगे m2 लिखेंगे तो इनवर्सली रिलेटेड है टाइम पीरियड, इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन कंडीशन दिया रहेगा कि फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। इसी तरह से कंपैरिजन, यदि मान लो दो मैग्नेट दे रखा है, दो मैग्नेट का दोनों पोल सेम है, तो इस समय इसका टाइम पीरियड कैसे निकालें। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए यहां पर दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो पहले वाले मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ m1, दूसरे वाले का भी साउथ से नॉर्थ m2। इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर ऐड हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर है, इसलिए ये ऐड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू, यदि हम इसको t1 मान लें तो 2 पाई अंडर रूट, पहला टाइम पीरियड सम के लिए हो सकता है डाइपोल हम उल्टा कर दे तो वो डिफरेंस कहलाएगा, तो सम के लिए हम t1 मान रहते हैं और डिफरेंस वाले को हम t2 निकाल लेंगे। तो यहां पर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, तो आई की जगह पर i1 प्लस i2 हो गया और m की जगह पर m1 प्लस m2 इंटू बी हो जाएगा। ये टाइम पीरियड हो गया सम के लिए। तो ये हम लोग चेक कर ले, सम का ये रिजल्ट आ गया। अब जब डिफरेंस होगा तो डिफरेंस में पोलैरिटी अलग अलग हो जाएंगे। तो पोलैरिटी अलग अलग हो गया, तो पोलैरिटी जब अलग अलग होगा तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा और डाइपोल मोमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। रीजन क्या है, यदि इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ है तो m1 और इसका साउथ से नॉर्थ m2, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। जो ऊपर रखा हो उसके डायरेक्शन को हम लोग फिर पहले लिखते हैं, नीचे वाले के डायरेक्शन को बाद में लिखते हैं। तो ये कंपैरिजन हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट का भी कर लिया। क्लियर। अब आ जाए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप का, कि कंपास निडल का मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम या स्मॉल एम, कहता है ये टर्न हो रहा है अबाउट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है और फिर इसको कहता है कि स्लाइटली आपने डिस्टर्ब करके रिलीज कर दिया, ऑब्वियसली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, टॉर्क डेवलप करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होगा, तो एंगुलर एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। उसका टाइम पीरियड अभी फाइंड किया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, पूरा डेरिवेशन आप कर देंगे। अब आ जाए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। हमने कहा कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसिडर करें तो एक क्लोज लूप बनाता है। नॉर्थ से जितने फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रहे वो साउथ पे टर्मिनेट कर रहे हैं और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, इसका मतलब टोटल फ्लक्स जीरो। इसलिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म
क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल एक लाइन लिखेंगे, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन कहता है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले। पहला क्वेश्चन कहता है एक शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसका एंगल 30 डिग्री दे रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा, बी का वैल्यू दे रखा है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड दे रखा, मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब टॉर्क का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 4.5 इंटू 10⁻⁻2 है। और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है भाई, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है इनफैक्ट। और बी का वैल्यू कितना है 0.25, और साइन थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री 1/2, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 9 हो गया, और ये 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 0.25 इट इज इक्वल टू एम, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम्स 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आ जाए। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहता है कि रोटेट करें द प्लेन ऑफ फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल में भी क्या बताया, थीटा का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स U इज इक्वल टू माइनस एम बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास 0.32 है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0.15, इट बिकम्स दिस वन। अनस्टेबल कंडीशन में तो एम बी कॉस 180 माइनस एम बी कॉस 180, तो प्लस एम बी आ जाएगा, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। कितना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक सोलेनोइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। अब यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन करता है, देखिए ध्यान से। यहां पर ये नंबर ऑफ टर्न्स हमारा हो जाएगा n, स्मॉल एन या कैपिटल एन, जो भी यहां पर हम लोग कैपिटल एन यूज कर रहे हैं, और ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। करंट दे रखा I। कहता एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनोइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। ऑब्वियसली जब बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा तो डायरेक्शन यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज तो साउथ पोल। तो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स 800, करंट आपका वैल्यू दे रखा 3, और एरिया का वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁴। सिंप्लीफाई करेंगे तो इट बिकम 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया ए। अब बी क्या कहता है, इफ द सोलेनोइड इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एट 0.25, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का वैल्यू निकालना है, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन। अब यहां पर एंगल आपको दे रखा है, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तो एम बी, एम का वैल्यू आपने निकाल रखा 0.60, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपके पास यहां पर क्या है देख लीजिए 0.25। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम 7.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर हो गया। ये सेकेंड पार्ट, सॉरी यहां पर डायरेक्शन, सॉरी बाय मिस्टेक, यहां पर ये दे रखा थीटा का वैल्यू, तो इसको थोड़ा हम इरेज कर दे। थीटा का वैल्यू यहां पर ध्यान नहीं दिया था, थोड़ा फास्ट करने लगे थे, एम बी साइन थीटा। तो एम का वैल्यू हमारे पास 0.60, मैग्नेटिक फील्ड 0.25, और साइन 30 है दे रखा डायरेक्शन, एंगल साइन 30 का वैल्यू 1.2। तो ये 3 वो गलती आ रही थी, ये देख लीजिए 0.3 इंटू 0.25, 7.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। चलिए वो थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे इसलिए मिस्टेक तो होता ही, इतना तो आप एक्सक्यूज करेंगे ही हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देख लीजिए ध्यान से, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है और डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ भी दे रखा है, अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क का फॉर्मूला भी जस्ट पता है, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 डिराइव कर लेंगे। अब कहता है कि टर्न किया
मैग्नेट को नॉर्मल टू द फील्ड मतलब थीटा का वैल्यू इनिशियली हम लोग क्या रख रहे हैं वो देख लीजिए। पहला कहता है इन द डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में पहला तो डेरिवेशन हो चुका है, तो फर्स्ट पॉइंट, तो इस कंडीशन में हम लोगों से पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो क्या लिखा था एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस फिर कहता नॉर्मल तो कॉस 90 डिग्री, इट बिकम्स एम बी। अब m का वैल्यू देख लीजिए कितना है 1.5 और b का वैल्यू 0.22, तो ये आ गया 0.33। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है u इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 1 आपका देख लीजिए क्या है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन मतलब कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री, तो ये हो गया एम बी कॉस 0 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट बिकम्स 2 एम बी। जो आपका आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 एम बी। क्लियर? अब फर्स्ट केस सेकेंड केस ये दोनों हम लोगों ने फाइंड कर रखा है। अब बी पार्ट में कहता है टॉर्क क्या होगा, तो बी पार्ट में व्हाट इज द टॉर्क इन द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ गया भाई एम बी साइन 90 डिग्री, एम बी हो जाएगा। ठीक, इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में टॉर्क क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो एम बी अच्छा एंटी पैरेलल है तो साइन 180 डिग्री, तो ये 0 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। इसी तरह से एक सोलेनोइड है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट इतना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अभी आपको बताया भी है वही हम लोग यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट यूज करने का तरीका क्या भाई, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना भाई 2000, करंट कितना है भाई देख लीजिए, करंट का वैल्यू 4 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.6 इंटू 10⁻⁴, इतना एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। अब कहता है बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट निकाल लिया मैग्नेटिक मोमेंट, बी पार्ट कहता है फोर्स और टॉर्क आपको निकालना है। तो फोर्स क्या होता है 0 जब भी डाइपोल को हम लोग रखते हैं, और टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, ये ए पार्ट है, बी पार्ट टॉर्क का वैल्यू एम बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहां से जो निकाला वो वैल्यू डाल देंगे, और बी का वैल्यू कितना दे रखा आपके पास, बी का वैल्यू देख लीजिए इतना है, तो ये इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻12 और सॉरी 2, और यहां पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डाइपोल है, अब दो फील्ड दे रखे हैं और एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शन 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री फील्ड और मैग्नेट के बीच का है, इसका मतलब दोनों में यदि पहले वाले कंडीशन में डाइपोल को हम 15 डिग्री से रोटेट करा रहे हैं, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 45 डिग्री। इस कंडीशन में दोनों का टॉर्क निकाल दें, तो इन इक्विलिब्रियम टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, फील्ड अलग अलग है, तो B1 साइन थीटा 1 MB2 साइन थीटा 2, M और M कैंसिल हो गया। अब B1 देख लीजिए क्या है 1.2 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। पहला एंगल कितना है 15 डिग्री, तो यहां पर साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू B2 हमें फाइंड करना है, तो रिमेनिंग एंगल विल बी 60 डिग्री है इनिशियल, तो 60 में से 15 चला गया तो 45 डिग्री। अब यहां पर आपको बोर्ड या एंट्रेंस लेवल में 45 का तो वैल्यू जानते हैं 1/√2, 15 का वैल्यू दिया रहता है 0.22 समथिंग, वो वैल्यू आप यूज करेंगे B2 निकल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आ जाए,
मैग्नेटिक नीडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा, हार्मोनिक मोशन है। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन। तो सबसे पहले 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल लीजिए। 1 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। तो ये 2 पाई का वैल्यू, आई का वैल्यू दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6.7 10⁻²। और सॉरी, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁶, ये 6.7 इंटू 10⁻²। और फील्ड का वैल्यू है 0.01 टेस्ला। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.665 सेकेंड के आसपास फॉर 1 ऑसिलेशन। और 10 ऑसिलेशन के लिए 10 से मल्टीप्लाई 65 इंटू 10 आ जाएगा। तो ये 6.65 सेकेंड आ जाएगा फॉर 10 ऑसिलेशन। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब कहता है कि यहां पर एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया फ्रीली, टाइम पीरियड 3 सेकेंड है, फिर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स। व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड? तो टाइम पीरियड में क्या बदलाव आया? तो टाइम पीरियड हमारा क्या है? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। क्या क्या आप चेंज कर रहे हैं? स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए इनवर्सली रिलेटेड है। तो ये आ जाएगा B2 बाई B1 वाला टाइम पीरियड कितना? 3 सेकेंड का। अब हमको T2 फाइंड करना है। B2 कहता 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया? 2, इसलिए T2 बिकम्स 3/2, इट बिकम्स 1.5 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब डाइपोल यहां पर देख लीजिए, इस तरह से पोजीशन पे है। कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आपको बताना है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहां पर पहले सिनारियो में देख लीजिए, पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन में डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -mb cos 90 डिग्री, 0 हो गया। एंटी पैरेलल, इस कंडीशन में -mb cos 180 डिग्री, इट बिकम्स mb। अब यहां पर क्या आ जाएगा? u इज इक्वल टू -mb, और ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये 4th क्वाड्रेंट में है, तो cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो -mb cos थीटा, और लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए ये वैल्यू cos थीटा का वैल्यू कम होगा। यहां पर ये 120 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो u इज इक्वल टू -mb cos, मतलब यहां पर ये वैल्यू सपोज 120, तो ये mb/2 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किस में है? इस कंडीशन में। सबसे कम किस कंडीशन में है? इस कंडीशन में। और ये 0 है, तो उस कंडीशन में देख लीजिए थर्ड स्मॉलर हो गया, नेगेटिव है देन फर्स्ट 0 है, क्योंकि नेगेटिव मोर नेगेटिव और 0 ज्यादा वैल्यू है देन नेगेटिव। और 4th कंडीशन में हाफ है, और 2nd कंडीशन में सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का इस सीक्वेंस देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ऐसा दे रखा है, अब कहता है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट लोकेशंस पे जो आप फाइंड कर रहे हैं उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए। तो यहां पर देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका। P पॉइंट पर, तो P क्या हो गया? एक्सियल हो गया, ये एक्सियल, और जो भी डिस्टेंसेस है वो सब सेंटर ऑफ द मैग्नेट से है। तो एक्सियल के लिए μ0/4 पाई 2m/d³ हो गया,
इसका मतलब ये 10⁻⁻⁷ टू मैग्नेटिक मोमेंट m हो गया 4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻³ का क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएंगे 10⁻⁷ है ही, तो 2 डिवाइड बाई कितने आ गए 64, तो 2m, और ये आ गया 10⁻⁹ हो गए। तो 10⁻⁹ है, इसको लिख दिया, और ये 10⁻⁷ है, तो ये आ गया m/32 इंटू 10⁻²। इस वाले पार्ट के लिए ये हमने p पर निकाला। इसी तरह से r पर निकालेंगे तो ये आ जाएगा m/d³। तो ये 10⁻⁷, ये m हो गया, तो 4 इंटू 10⁻³ का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितने आ जाएंगे 64, तो m/64, ये 9 हो गए, तो 10⁻² हो गया। अब आ जाए q पर, आ जाए q पर निकाले तो q भी क्या आ गया 10⁻, ये सिंपली μ0/4 m हो गया, और ये आपका 6 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब। तो ये आगे 36 इंटू 6, और ये m, और ये वैल्यू आ गया आपका 10⁻² हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा क्वांटिटी ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड होने से क्या हो जाएगा Q पर वैल्यू यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो यहां पर P पर जस्ट ए मिनट, सबसे ज्यादा Q पर होना चाहिए, वो बाय मिस्टेक है वहां पर Q पर सबसे ज्यादा, जिसका वैल्यू सबसे, वो आप ऑर्डर चेंज कर लेंगे बाय मिस्टेक, वो आंसर से कोई मतलब नहीं है आपको। यहां पर ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा Q पर आ रहा है, उसके बाद ये क्या हो रहा है किस पर आ रहा है सेकेंड R पे, और सबसे कम P पर आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाए। अब यहां पर डिफरेंट सिनेरियो दे रखा, इसमें कहता है कि O पॉइंट पर एक मैग्नेटिक निडल को रखा, और ये 4 डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, कहां पे पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है। तो हम इसको ऐसे फिगर ड्रॉ करते आपको समझाने के लिए। ये मैग्नेट है, आप एज्यूम कर लो, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये एक मैग्नेट की तरह है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है। अब यहां पे डिफरेंट कंडीशंस दे रखे हैं, यहां पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन निकलेगा, तो साउथ नॉर्थ के अपोजिट निकला मैग्नेटिक फील्ड, और सी पर मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, यहां पर भी मैग्नेटिक मोमेंट का ये डायरेक्शन, तो यहां जो फील्ड निकालेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, और इसका डायरेक्शन ये है। ऊपर आ जाए तो एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग होता है, और यहां पर अपोजिट है बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ये है, पॉइंट को हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया। यहां पर आ जाए तो यहां पर साउथ से नॉर्थ ये भी एक्सियल पोजीशन है, तो मैग्नेटिक फील्ड और डी पॉइंट सेम डायरेक्शन में, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो गया, डी कंडीशन में -mb पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो -mb cos 0 डिग्री -mb हो गया। यहां पर क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है,
तो यहां पर सी पर कहता है इसका मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पर है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा -mb और ये माइनस तो +mb। ये ज्यादा है, यहां पर भी ये ज्यादा है mb, यहां पर भी डायरेक्शन एंटी पैरेलल है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम कहां पर हुआ? डी पॉइंट पर। तो लोएस्ट कहां पर हो गए? डी पॉइंट पर। तो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे पार्ट को कवर किया विथ प्रॉब्लम्स। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से इसका प्रिपरेशन करेंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भी डिस्कशन करेंगे। इसको आप मैराथन फिजिक्स कहे, मैराथन मैग्नेटिज्म कहे, रिवीजन एट ए ग्लांस, जो भी कहना चाहे। थैंक यू एंड गुड बाय।